में गड्ढा खोद रहे थे। अचानक एक रैटल स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर एक लड़का जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था अपने जूते उतारकर सांप को टच करने की कोशिश करता है और तुरंत सांप के काटने से मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और स्टैनली येलनैट्स फोर्थ नाम का एक लड़का रास्ते पर चल रहा होता है कि अचानक उसके सर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके फादर पैरों की बदबू मिटाने वाली चीज की खोज में लगे हुए थे, इसलिए वो उन जूतों को अपने साथ घर ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो जूते एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे जो कि एक चैरिटी शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली फोर्थ ने ही उन्हें चोरी किया होगा। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर उसके पिता के घर जाते हैं, जहाँ मौजूद चीजों को देखकर उनका शक गहरा हो जाता है। दरअसल स्टैनली थर्ड के घर में दर्जनों जूते मौजूद होते हैं और स्टैनली फोर्थ के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो लगी होती है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चुनता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके फैमिली कर्स यानी श्राप की वजह से हो रहा था। उनकी बस एक बहुत बड़े रेगिस्तान से गुजरती है, जहाँ बहुत सारे गड्ढे थे। उसे रास्ते में एक व्यापारी गधे के साथ खड़ा दिखाई देता है, पर तभी पता चलता है कि ये उसका भ्रम था। सफर खत्म होने पर वो एक छोटे से टाउन में पहुंचता है, जहाँ बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वहाँ स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम फनी लगता है, जिस पर स्टैनली उसे बताता है कि उनका सरनेम येलनैट्स पूर्वजों ने रखा था और अपने बच्चों को स्टैनली नाम से बुलाने की परंपरा भी उन्हीं ने शुरू की थी। लेकिन मिस्टर सर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे वहाँ के नियम और कानून समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ना तो कोई टाइम देखने के लिए घड़ी थी और न ही आसपास कोई घेराव था तो दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, जहाँ बूंद भर भी पानी नहीं था। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद न होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बहरहाल स्टैनली को 2 जोड़े कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिससे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने में जितनी देर लगाएगा उतनी ही देर उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे रैटल स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक जानवर थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंडांस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि वहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि वार्डन को परेशान न किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाता है, जो स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ पर मरे हुए बच्चे की उल्टियों के निशान थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निकनेम से पुकारते थे, जो उन्हें वहाँ आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नेम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निकनेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है, जिसमें सिर्फ बीन्स परोसे जाते हैं। इतने में एक्सरे नाम का लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है कि मुझे ज्यादा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन भर काम किया है, जबकि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा। इसके बाद सब लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों भेजा गया है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। ये सुनकर जीरो उससे पूछता है कि क्या उन जूतों में स्टार्स बने हुए थे, जिसके जवाब में स्टैनली हाँ कहता है। और तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेसबॉल प्लेयर ने सबको बताया था कि वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, इसी वजह से उसने वो जूते चैरिटी में दान किए थे। लेकिन स्टैनली एक फेक फैन था, जिसने अपने ही फेवरेट प्लेयर के जूते चुरा लिए थे। रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके परिवार को एक श्राप मिला हुआ है। इसी वजह से उसके फादर स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली फर्स्ट की किस्मत बहुत ही खराब रही। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग केट के हाथों मारा गया था, जो अपने शिकार को मारने के बाद किस किया करती थी, जिससे उनके चेहरे पर उसकी लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही लड़कों को जगा दिया जाता है। उन्हें नाश्ते में टॉटिया खाने को मिलता है। उसके बाद काम पर जाने के लिए एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है, पर जैसे ही स्टैनली एक फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा एक्सरे यूज किया करता था और अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देता था। खैर, वो सब गड्ढा खोदने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो उस दिन के लिए तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि गड्ढा किसी खास मकसद के लिए नहीं खुदवाया जाता, बल्कि ये सब तुम लोगों को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से निकले हुए डस्ट को बाहर फेंकने लगते हैं, जो कभी कभी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाता था। स्टैनली उन्हें ध्यान से काम करने को कहता है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक बार फिर से अपने परिवार के श्राप का ख्याल आता है। उसके एक पूर्वज एलिया ने सुअरों के फार्म में काम किया था, जहाँ उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। तब वो जरोनी नाम की एक भविष्य बताने वाली के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में जरोनी ने उसे प्यार व्यार भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी, जहाँ उसका भविष्य सुधर सकता था। लेकिन एलिया ने हार नहीं मानी और मायरा के पिता से उसका हाथ मांग लिया। लेकिन वहाँ एक और बंदा था जो मायरा से शादी करना चाहता था। उसने मायरा के पिता को दहेज में ढेर सारे पिग दिए और बाजी जीत गया। एलिया दुखी होकर फिर से जेरोनी के पास गया। इस बार जेरोनी को उस पर दया आ गई और उसने एक ट्रिक बताई। उसने एलिया से कहा कि तुम्हें हर दिन एक छोटे से सुअर को पानी पिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा और जब तक पिग पानी पिएगा तुम्हें वहीं रुककर गाना गाना होगा। इस तरह तुम भी मजबूत हो जाओगे और पिग भी काफी बड़ा हो जाएगा और एक बेहतरीन दहेज बनेगा। लेकिन पिग को पानी पिलाने के बाद मुझे भी पहाड़ पर ले जाकर
जाकर पानी पिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर एक श्राप लगेगा। एलिया खुशी खुशी मान गया और रोजाना ऐसा ही करने लगा। जब एक दिन पिग काफी बड़ा हो गया तो वो उसे लेकर अपने होने वाले ससुर के पास गया और उसे दहेज में दे दिया। लेकिन मायरा काफी कंफ्यूज थी और फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो किससे शादी करे। इसलिए उसने एक गैसिंग गेम के जरिए अपने पति को चुनने का इरादा जाहिर किया, जिस पर एलिया बहुत नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगा और जेरोनी की सलाह के मुताबिक अमेरिका जाकर अपनी किस्मत बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जेरोनी को पानी पिलाना भूल गया और उससे मिले बिना ही वहाँ से निकल गया, जिस पर जेरोनी ने उसके खानदान को शाप दे दिया। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ मिस्टर सर गड्ढों के पास अपना ट्रक लेकर आते हैं ताकि लड़के लोग अपनी पानी की बोतल भर सकें। और तभी लड़के स्टैनली के हाथ में हुए पहले छाले को देखकर उसे चिढ़ाते हैं। आज सबसे पहले जीरो का काम खत्म हुआ था, वो सबसे फास्ट गड्ढा खोदता था। आखिर में जब स्टैनली का काम खत्म होता है तो कोई भी बाहर निकलने में उसकी हेल्प नहीं करता और उसे खुद ही बाहर निकलने का हुनर भी सीखना पड़ता है। जब वो वापस टाउन में आ जाता है तो देखता है कि मिस्टर सर उस पर बंदूक ताने खड़े हैं, पर असल में वो एक येलो स्पॉटेड लिजर्ड पर निशाना लगा रहे थे। उनका निशाना चूक जाता है और लिजर्ड जंप मारकर स्टैनली पर अटैक करने जाती है। लेकिन तभी मिस्टर सर दोबारा गोली चलाते हैं और इस बार लिजर्ड मर जाती है। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे स्टैनली वहाँ की जिंदगी का आदी हो जाता है। वो रोज सुबह जल्दी उठता है, नाश्ते में वही बीन्स खाता है और उसके बाद काम पर चला जाता है, जहाँ दिन भर गड्ढे खोदते हुए उसके हाथों में और ज्यादा फफोले पड़ने लगते हैं। कई बार खतरनाक जानवरों से उसका सामना भी होता है, तो कभी बाथरूम में शावर काम नहीं करता। इन सब परेशानियों के अलावा दूसरे लड़के भी उसे परेशान करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सॉफ्टी कहकर चिढ़ाते हैं। स्टैनली उनसे उलझकर अपनी मुसीबतें बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए शांत रह जाता है और जब वो अपनी मॉम को खत लिखता है तो उसे बताता है कि वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है और वो एक नॉर्मल समर कैंप की तरह बहुत ही बढ़िया जगह है। एक दिन शाम को गड्ढा खोदते हुए स्टैनली को एक फॉसिल मिलता है जिसे वो पेंडांस्की के पास लाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वार्डन को फॉसिल से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि इस एरिया में कभी झील हुआ करती थी और इसके चारों तरफ फैली हुई जमीन वार्डन के ग्रैंडफादर की थी। और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो एरिया कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, जहाँ सैम नाम का एक व्यापारी अपनी गाड़ी में प्याज बेचने के लिए अक्सर आया करता था। उसकी गाड़ी को गधे खींचते थे। वो दावा करता था कि उसके प्याज जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक छिपकलियों से भी बचा सकते हैं। सैम को वहाँ की एक लोकल टीचर कैथरीन पर क्रश था, जिसके लिए वो प्याज से बना एक खास किस्म का नाश्ता लाया करता था, जिसके बदले में वो उसे जार भरकर पीच दिया करती थी। टाउन के सभी मर्दों को कैथरीन पसंद थी और कैथरीन का सैम को इतनी इंपॉर्टेंस देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बारिश के कारण स्कूल की छत टपकने लगती है और कैथरीन बच्चों को वापस घर भेज देती है। तभी सैम छत ठीक करने में उसकी हेल्प करता है। इससे सैम को उसके साथ काफी वक्त बिताने को मिलता है। इस बात से खुश होकर वो स्कूल के दूसरे हिस्से भी रिपेयर करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि शाम को बड़ों की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट कैथरीन को ताने मार रहे हैं, जिनमें से एक वार्डन का ग्रैंडफादर वॉकर भी था, जो कैथरीन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन कैथरीन मना कर देती है, जिससे वो काफी नाराज हो जाता है। देखते ही देखते स्कूल की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन जाती है, पर सैम का गधा कहीं खो जाता है, इसलिए वो एक बोट खरीद लेता है। एक दिन बारिश की दोपहर में सैम और कैथरीन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी वॉकर उन्हें देख लेता है और पूरे टाउन में ये खबर फैला देता है। थोड़ी ही देर में सारे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सजा के तौर पर स्कूल को जला देते हैं। कैथरीन दौड़ती हुई पुलिस के पास जाती है, जो उस वक्त नशे में धुत था। वो कैथरीन को किस देने के लिए कहता है। कैथरीन उसे धक्का देकर दूर कर देती है, जिस पर वो उसे धमकाता है कि अलग जाति वालों से रिलेशनशिप रखना गैर कानूनी है, इसके लिए सैम पर मुकदमा चलेगा। कैथरीन डर जाती है और सैम को वार्न करने के लिए दौड़ती हुई उसके पास जाने लगती है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने बोट में बैठे सैम को गोली मारकर खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद कैथरीन वापस आती है और पुलिस को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद उसे किस करती है, जो कि वो जीते जी चाहता था। उस दिन कैथरीन टाउन छोड़कर चली जाती है और किसिंग केट के नाम से मशहूर हो जाती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर एक्सरे स्टैनली के पास आकर उससे कहता है कि अगली बार अगर उसे कोई भी चीज मिले तो पहले उसके पास ले आए। बाद में स्टैनली का सामना एक परेशान करने वाले लड़के से होता है और दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी बाकी लड़के आकर दोनों को शांत कराते हैं। पर अब स्टैनली सबकी नजरों में अपनी इज्जत बना चुका था। उसके साथी उसे केवमैन के नाम से बुलाने लगे थे और उसे पानी की लाइन में भी अच्छी जगह मिलने लगी थी। कुछ समय बाद स्टैनली को उसकी मॉम का खत मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसके फादर के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे और मकान मालिक उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकता था। जीरो अनपढ़ था, इसलिए स्टैनली को खत पढ़ते देखकर काफी इंप्रेस होता है और उससे कहता है कि मुझे भी पढ़ना लिखना सिखा दो। जिस पर स्टैनली कहता है कि मैं कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ और दिन भर काम करके थक जाता हूँ, इसलिए मुझे आराम की जरूरत है। अगले दिन गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक छोटी सी चीज मिलती है, जिस पर KB लिखा हुआ था। लड़कों को लगता है कि शायद ये शॉटगन का कवर है, पर ये बहुत पतला था। तभी एक्सरे स्टैनली के हाथ से वो चीज ले लेता है और जैसे ही पेंडांस्की उस चीज को देखता है, वो तुरंत जाकर वार्डन को खबर कर देता है और सारे लड़के ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वार्डन एक बहुत खूबसूरत औरत थी। वो उस चीज को देखकर बहुत खुश होती है और एक्सरे को उस दिन की छुट्टी दे देती है और बाकी लड़कों से एक्सरे के गड्ढे के आसपास का पूरा एरिया खोद डालने को कहती है। इसलिए उस दिन लड़कों को दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज नहीं मिलती क्योंकि वो गलत जगह थी। अगले कुछ दिनों तक लड़के उसी टनल को खोदते रहते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था, पर उन्हें वहाँ एक छोटे से डायल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वार्डन उन्हें उनके इंडिविजुअल गड्ढे खोदने को कह देती है, जैसा कि वो पहले से करते आ रहे थे। अगले दिन जब मिस्टर सर लड़कों की बोतलें भर रहा होता है, तब एक लड़का उसके ट्रक से सनफ्लावर के बीजों का बैग चुरा लेता है और उसके जाते ही सब लड़के उन बीजों को आपस में बांटने लगते हैं। पर बदकिस्मती से मिस्टर सर जल्दी ही नोटिस कर लेते हैं कि बैग गायब है और वो ट्रक मोड़कर वापस वहाँ आ जाते हैं। लड़के जल्दी जल्दी बीजों को छुपाने लगते हैं और तभी
तभी गलती से वो बैग स्टैनली के पैरों पर गिर जाता है, इसलिए वो बैग को रेत के अंदर छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर सर बैग को देख लेता है और तब अपने दोस्त को बचाने के लिए स्टैनली झूठ बोल देता है कि ये चोरी मैंने खुद किया है। ये देखकर सब लड़के शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सर स्टैनली को सजा देने के लिए वार्डन के पास लेकर आता है। उसके ऑफिस के अंदर किसिंग केट के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। अभी वो उन पोस्टर्स को देख ही रहा था कि तभी वार्डन उसे अपनी नेल पॉलिश दिखाने लगती है, जिसे उसने रैटल स्नेक के जहर से बनाया था। अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने के बाद वार्डन मिस्टर सर को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने सनफ्लावर सीड्स जैसी मामूली चीज के लिए स्टैनली का गड्ढा खोदना रुकवा दिया था। इसके बाद वो स्टैनली को वापस काम पर भेज देती है और जब वो खुदाई करने वाले एरिया में वापस आता है तो सभी लड़के उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। स्टैनली देखता है कि जीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया है। इससे खुश होकर वो उसे पढ़ाने के लिए तैयार